जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 29 अगस्त 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो हमने क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं B, B and C। ओके, तो आज देखो बहुत सारी फालतू न्यूज़ है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम सबसे पहले कवर करते हैं। जैसे सबसे पहले है नॉर्दर्न बाल एब्लिस या फिर ब्लिस। ये यूरोप में भाई एक्सटेंड हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, बट अभी ये वापस से इस कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मिला, इसलिए न्यूज़ में है। उसकी रेंज कौन सी है, कहाँ पे ये होता है, तो यूरोपियन एल्प्स वाला रीजन है, वहाँ पे ये मिलता है हमें। यूरोपियन एल्प्स वाला रीजन मतलब कौन सा रीजन? देखो यूरोपियन कॉन्टिनेंट हम देखते हैं तो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवेनिया वाला जो रीजन ऐसे पड़ता है वो एल्प्स वाला रीजन है। ठीक है, ये समझ लीजिए यूरोप का मैप है। ऐसे मैं हल्का सा आपको बना के देता हूँ। ये वाला रीजन ऐसा कुछ, ये वाले एरिया को एल्प्स बोलता है। ओके, तो फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया, इटली वाला रीजन इस यहाँ पे ये उसका नेटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में भी मिलता है। कौन से एरियाज़ में ये रहते हैं? तो डेजर्ट टाइप और स्टेपी रीजन में ये लोग ये रहते हैं एब्लिस। रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है? तो ये मोनोगमस होते हैं। मोनोगमस मतलब एक बार जो साथी उन्होंने चुना, फिर वही साथी पूरी ज़िंदगी वो रखेंगे। ठीक है, और ये अपने मेट कैसे फाइंड करते हैं? अपने साथी को क्रूप कॉल के थ्रू फाइंड करते हैं। व्हाट इज़ क्रूप कॉल? एक ये उनकी आवाज़ है, ऐसी कुछ आवाज़ निकालते हैं, इसी आवाज़ के थ्रू वो अपने साथी को अट्रैक्ट करते हैं, बुलाते हैं। ये किस लिए करते हैं? तो अपनी टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए भी करते हैं और पार्टनर को फाइंड करने के लिए भी करते हैं। बिहेवियर क्या होता है इनका? तो भाई माइग्रेट करते रहते हैं यूजुअली। ओके, बट एक बस इसकी चीज़ ध्यान रखनी है, इनको यूजुअली पता होता नहीं है कायदे से कि किस तरफ जाना है, बट जो उनके पुराने एल्डर्स होते हैं ना, मतलब जो इनके बुजुर्ग होंगे, वो इनको रास्ता दिखाएंगे कि बेटा इस तरफ चलो। इनको पहले से नहीं पता होता है, राइट? ओके, तो डोंट इंस्टेंटली नोट द दिस डायरेक्शन टू फॉलो फ्राई टू माइग्रेट विदाउट गाइडेंस ऑफ बर्ड। मतलब जो बड़े नहीं है उसके बिना ये माइग्रेट नहीं कर सकते, उन्हें नहीं पता होता है किस तरफ जाना। आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड। बस क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला, हैबिटेट कौन से में ये रहते हैं। फिर ये मोनोगमस है, ये मोनोगमस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्रूप कॉल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने पहले इसके ऊपर पूछ लिया यार, इसके ऊपर नहीं पर हनी बी के ऊपर पूछा था कि वेगल डांस कौन करते करते हैं। मतलब ऐसे वो पूछते हैं उनके फीचर्स के ऊपर। फिर सिकाडा के ऊपर पूछ लेते हैं। ओके, तो ये PYQ है। देखो मैंने आज लिखा नहीं है, मैं लिखना भूल गया हूँ, बट मैं अभी लिख देता हूँ। PYQ की थीम है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है कोशर। ये यहाँ पे कोशर क्या होता है भाई? तो हमारी स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सीज है, राइट? अभी कोई गैलेक्सी के एकदम ही सेंटर के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही ब्राइट कोई आपको लाइट आ रही होगी, बहुत ब्राइट सोर्स दिख रहा होगा, बस उसी को हम बोलते हैं कॉशर। ठीक है, तो कोई भी दूर की गैलेक्सी में या फिर गैलेक्सी के अंदर जो एकदम ब्राइट उसकी कोर है, उसका सेंटर है, उसको हम कॉशर बोलते हैं। ओके, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोले तो। इसको पावर कौन देता है? मतलब इसको ये ब्राइट पावर कहाँ से आता है? तो पावर्ड बाई सुपरमैसिव ब्लैक होल। ओके, दैट्स इट। ये मोस्ट लुमिनस होते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट लुमिनस। ओके, ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ होता है, इसीलिए आप इसको ऐसे ही आइस के थ्रू नहीं देख पाते हो। ये कौन सी रेज इमिट करते हैं? तो रेडियो, विजिबल, यूवी, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा रेज, हर एक टाइप्स की। इसका कोड मैंने आपको बताया हुआ है, GX UV IR के बीच में इधर M डाल देना है। GX मतलब गामा, X मतलब एक्सरे, U मतलब अल्ट्रावायलेट, V मतलब विजिबल, I मतलब इंफ्रारेड, M मतलब माइक्रो, R मतलब रेडियो। GX UV IR के बीच में M। ओके, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट थी। फिर हमारी चांदी। देखो स्पेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, PYQ की थीम से ही है ये। आगे चांदीपुरा वायरस, हमने पहले भी इसको कवर किया है। अगेन ये कौन सी फैमिली से आता है वायरस? तो रेप्डोविरिडे फैमिली से ये है। इससे क्या दिक्कत होती है? तो आपको फीवर आ सकता है, सर दर्द, सिर दर्द, वॉमिटिंग, वही जो नॉर्मल सब में होता है वही। ठीक है, कॉज आउटब्रेक ऑफ एक्यूट इन्फिलिटिस सिंड्रोम, मतलब वही जो मैंने आपको बोला उसी के टाइप का होता है। कहाँ पे मिलता है? वेस्टर्न सेंट्रल साउदर्न इंडिया में हमें खासकर देखने को मिल रहा है, और मानसून सीजन में स्पेशली। ओके, किसके थ्रू ये फैलता है? वेक्टर कौन है इसका? तो सैंड फ्लाई एंड मॉस्किटो। देखो वेक्टर क्या होता है किसी भी चीज़ का? समझ लीजिए ये वायरस है, ठीक है, रेप्डोविरिडे फैमिली का वायरस है, और ये वायरस कहीं पे पड़ा हुआ है। ये वायरस किसके थ्रू ट्रैवल करता है? तो ये ट्रैवल करता है सैंड फ्लाई या फिर मॉस्किटो के थ्रू।
तो ये इसके वेक्टर है, मतलब वेक्टर मतलब व्हीकल समझ लीजिए, वाहन समझ लीजिए, इसके थ्रू ये आते जाते रहते हैं। दैट्स इट। एज ऑफ नाउ कोई भी हमारे पास ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है। चांदीपुरा नाम हमने क्यों लिखा है, तो पहली बार महाराष्ट्र के चांदीपुरा गाँव में हमें ये देखने को मिला था। इस न्यूज़ में क्यों था, तो भाई WHO ने वार्न किया है कि पिछले 20 साल में जितने केसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं इतने अभी देखने को मिल रहे हैं, तो बी अवेयर। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ ये देख लीजिए। अभी सब नॉर्मल ही है पूरी की पूरी। सबसे पहले शॉर्ट ही देख लेते हैं चलिए हम। फिर है फीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर। तो ये ऐसे पॉलीमर हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कर सकते हैं अंडर प्रेशर एंड स्ट्रेन। मतलब कि इजी लैंग्वेज में कि इस पॉलीमर को आप खींच लो, दबा दो, वाइब्रेट कर दो, ऐसा कुछ भी करोगे तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज निकलेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो क्लास ऑफ मटेरियल दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द सरफेस अंडर प्रेशर और स्ट्रेन। थर्स इससे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एडवांटेजेस क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइट वेट है, प्रोसेसेबिलिटीज इसकी ज़्यादा है, इजीली शेप्ड हम कर सकते हैं लार्ज एरिया को। ओके ओके, नॉर्मल सब बातें हैं। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वेरिएबल भी है वो। ओके, न्यूज़ में क्यों था ये हमारे, तो वही रिसर्चर्स ने डेवलप किए हैं सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन दिस फीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट। दैट्स इट। ओके, किसने डेवलप किया था ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगाओ आगे। मिमेटस स्पिनेटस एंड मिमेटस परवर्स, ये क्या है भाई, तो दो स्पाइडर की स्पीशीज़ है जो हमें न्यू स्पाइडर की स्पीशीज़ है। कहाँ पे मिली है हमें, तो मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किस एरिया में पड़ता है, तो केरला और कर्नाटका वाले दोनों स्टेट में आ जाता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बॉर्डर के ऊपर है, ऐसा समझ। ओके, दोनों के बाद स्पाइडर फैमिली है, कौन सी फैमिली, तो मिमिटिडे। ओके, दोनों के बारे में देख लेते हो। तो मीडियम साइज सबसे पहला स्पिनेटस मीडियम साइज्ड है और पेल येलो हेड उसका होता है और डल ग्रे वाइट एब्डोमेन एंड स्कैटर्ड लाइट ग्रीन मॉनिटरिंग। ये देख लीजिए ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो डेंस ग्रे ब्लैक मॉनिटरिंग ट्राइंगुलर शेप का है, डल ग्रे है और वाइट एब्डोमेन है, नॉर्मल। ये सब आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हटाओ। ओके, ये हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। फिर है FM रेडियोज़। भाई जो जिस सिटीज़ में FM रेडियोज़ नहीं थे उसके लिए हमने नए FM रेडियोज़ लेके आ गए, न्यू चैनल FM रेडियो 234। दैट्स इट। हमारा फोकस क्या रहता है FM रेडियो में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। हम देखते हैं ना कि भाई 9.825 ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कि उस फ्रीक्वेंसी पे आप सेट करोगे ना तो वो आपको आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगेन GXUV IR वाले में देख लो। अगर ये नज़दीक नज़दीक वेवलेंथ चल रही है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, और दूर 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 चल रही है तो फ्रीक्वेंसी लो है। मतलब दो वेव के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर ये डिस्टेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, और ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, कितना फ्रीक्वेंट है, कितना एक के बाद दूसरा आ जाता है। ठीक है, ओके। कैबिनेट ने भाई अप्रूव, साथ ही साथ क्या बोला है कि जो भी FM वाले चला रहे हैं उसका जो भी रेवेन्यू होगा उसके ऊपर 4% हम टैक्स लेंगे एक्सक्लूडिंग GST। ये सब बकवास है, हटा देना है। आगे देखते हैं। तो भाई सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ओके, कुछ काम का नहीं है खास, ऐसे ही देख लो कि भाई 10% ऑफ बजट का ये सपोर्ट दे रहे हैं। इस स्कीम के अंदर भाई जॉइंट वेंचर हम प्रोवाइड करेंगे कंपनी के साथ सारे प्रोजेक्ट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ओके, सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी इस एरियाज़ में, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को हम मेट कर पाएंगे। कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम तो 2070 तक हमें नेट ज़ीरो जो एमिशन का टारगेट लेना है वो। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा टारगेट जो है 500 गीगावाट उसको, क्योंकि देखो हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो पहले, मतलब ये जो ग्लासगो में सबमिट किया उससे पहले, मतलब थोड़े साल पहले ये रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आती थी, बट हमने अभी इसको रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ले लिया है। तो अभी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। इसीलिए अगर हम इसको भी बढ़ाते हैं तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को भी मेट कर सकते हैं, राइट। ओके, देखना पहले ये नहीं थी बट बाद में हमने इसको ले लिया, क्योंकि हमें भी पता था कि भाई अगर ऐसे टारगेट सेट करने हैं तो इन जैसी एनर्जी सोर्सेज को हमें ले ही लेना चाहिए। इसलिए बाद में ही हमने कमिट किया कि भेज लो भाई। फिर है फिनटरनेट। देखो F इंटरनेट दिख रहा है, F का मतलब इधर है फाइनेंस। ठीक है, तो मतलब पूरा आप इसको एक्सपांड करेंगे तो फाइनेंस इंटरनेट, तो जो भी इंटरनेट फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है वो फिनटरनेट। इसकी क्या बात करें तो ये ऐसा विजन है कि सारी फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम को हम इंटीग्रेट कर दें, इंटरकनेक्टेड कर दें। दैट्स इट। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या क्या मिलेगा हमें,
तो जो जो हमारे इनोवेशंस है टेक्नोलॉजीज़ के विषय में, इन सबको हम यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि टोकनाइजेशन, यूनिफाइड लेजर्स और जो भी एसेट हो सबको एक साथ जोड़ पाएंगे, स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे और इंटरऑपरेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ओके, ये यूज़र सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है ऑगस्टिन कार्टसन और नंदन नीलेकनी का। नंदन नीलेकनी कौन है भाई? तो पूरा फॉर्मर चेयरपर्सन है UIDAI के। ओके, कंप्राइजेज ऑफ 3U, यूज़र, यूनिफाइड, यूनिवर्सल। ओके, हमें पता ही है, इसी की तो हम बात कर रहे हैं। सब हो गया शॉर्ट न्यूज़। आखिरी है हमारी शॉर्ट न्यूज़ चिले। देखिए, एक्सटर्नल मिनिस्टर ने अभी बायलेटरल टॉक्स करी थी चिले के साथ, इसलिए ये न्यूज़ में है। आप साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसकी एकदम एज पे आता है चिले, यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ओके, क्या क्या इसके फीचर्स है? सबसे पहले तो ये लिथियम ट्राइंगल जो पड़ता है उसका पाथ है। देखो लिथियम ट्राइंगल की कंट्री कौन कौन सी है? तो ABC, मतलब अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले। आप इसको लिखोगे कैसे? तो यहाँ पे ही दिख रहा है आपको, ABC, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिले। ये लिथियम ट्राइंगल की कंट्री है। लिथियम ट्राइंगल की कंट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लिथियम हमें मिलता है। ओके, यहाँ की रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है लोआ रिवर, जो कि एंडीज़, हाँ यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन रेंजेस भी हैं, ऐसे पूरा जाता है। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड की। आगे यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट्स भी है। ये सब आप ना मैप खोलो, खुद देख लो तो ज़्यादा याद रहेगा, बताने से भी ज़्यादा वो काम करता है। ओके, फिर यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, हो गया दैट्स इट। और कुछ इसमें काम का खास है नहीं। आगे देखते हैं, चलिए। ये देख लीजिए एक बार फोटो, ये है एंडीज़ रेंज, ठीक है, ये पूरी एंडीज़ रेंज आपको दिख रही है। यहाँ पे है अटाकामा डेजर्ट। ओके, ये भी देख लीजिए, अभी बता दीजिए, ये रहा एंडीज़ रेंज हमारा, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जाता है ये एंडीज़ रेंज। फिर यहाँ पे पड़ता है हमारा अटाकामा डेजर्ट, उसके राइट हैंड, चिले के राइट हैंड बाजू, अर्जेंटीना बाजू पड़ता है हमारा पेंटोगेना डेजर्ट। ये जब भी आप पढ़ो ना, तो ऐसी सब की सब कंट्रीज़ को हमें याद रख लेना है। इससे फ़ायदा क्या होता है? ये फीचर्स याद रखने से आखिरी टाइम पे एग्ज़ाम पे आपको सब याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर फिर और क्या पड़ता है? तो यही गुयाना हाईलैंड्स यहाँ पे पड़ेगा, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, फिर गालापागोस आइलैंड यहाँ पे फाकलैंड और स्कॉशियो सी, इक्वेटर और कैप्रिकॉन दोनों इससे थ्रू पास करते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैप्रिकॉन चिले से पास करता है कि नहीं? तो हाँ भाई, करता है। अमेज़न बेसिन का क्या चिले पार्ट है? तो नहीं है। ओके, ये सब जनरल है, आपको बार बार याद करने ही करने। एक फ़ोटो 2 फ़ोटो आप खुद बना लीजिए अपने नोट्स में, और फिर उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। उस हिसाब से जो भी मैपिंग होगी वो हो जाएगी। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं अपना बैक टू नोट्स। ओके, अभी बड़ी न्यूज़ है, बट बड़ी न्यूज़ इतनी काम की है नहीं। चलो, सबसे पहली है जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन इन मलयालम सिनेमा। इन शॉर्ट था क्या चीज़? जो भी सिनेमा इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, जैसे कि भाई जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ है, जैसे कि टॉयलेट, चेंजिंग रूम, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब वुमेन के लिए कोई सेपरेट है ही नहीं। तो आप खुद सोचो कि 50 अगर मेल काम कर रहे हैं, उधर 1-2, 10-15 विमेन है, तो उनके लिए कितनी दिक्कत होगी, राइट। और ऊपर से भी उधर भी पावर ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। हमें पता ही है कि सिनेमा के अंदर भी हमें नेपोटिज्म देखने को मिलता है। पावर ग्रुप बहुत सारे होते हैं कि वो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चलता है। तो इसी के रिलेटेड कंप्लेन फाइल हुई थी और वो सब बात चल रही थी। ऊपर से मी टू मूवमेंट का भी पार्ट है। मी टू मूवमेंट इन शॉर्ट क्या था? जो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे वुमेन का सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उससे रिलेटेड मी टू मूवमेंट चली थी। मी टू का मतलब ही क्या था कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लॉयटेशन और हरेसमेंट, ठीक है, कि मेरे साथ भी ये हुआ इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी थी, उन्होंने भी बोला था कि हाँ भाई, जब हमने ये अपना काम शुरू किया तब हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। क्यों होता है भाई वर्क प्लेस के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट? सबसे पहला, मेल का डोमिनेशन है हर एक जगह पे। हायर पोजीशन पे यूजुअली मेल होते हैं, तो अपनी फ़ायदा उठाते हैं अपनी पोस्ट का। फिर ऑनलाइन हरेसमेंट और साइबर अटैक्स भी होते हैं वुमेन के साथ, जैसे कि अचानक से कोई वीडियो कॉल आ गया, उसमें कुछ वल्गर चीज़ें चल रही है और फिर उसके हमको स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर ट्रोल किया जाता है। इवन कोई लड़की भी समझ लीजिए सोशल मीडिया पे कोई छोटे कपड़े पहनी है, तो नीचे उसके 50 भाई उनको समझाने आ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया, ये वो ट्रोल करेंगे। फिर लीगल नॉन कंप्लायंस है भाई, ये भी पोश एक्ट के अंदर हमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की वो मैंडेट दिया गया है। इन शॉर्ट ये क्या होता है, पॉश एक्ट आया था उसके अंदर बोला था कि कोई भी ऐसी फर्म है
उसके अंदर 10 से ज़्यादा या फिर 10 एम्प्लॉय है, तो उसके लिए पर्टिकुलर में उन्होंने एक कंप्लेंट कमेटी बनानी है कि वुमन के साथ कुछ अगर कुछ भी गलत होगा ना, तो वुमन इस कमेटी को कंप्लेन करेगी और फिर इनको इसकी कंप्लेन को रिड्रेस करके देना है। बट ये इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि आजू बाजू जो आपकी कोई कंपनी या फर्म काम कर रही है, या फिर कोई आपका रिलेटिव हो, आप खुद भी हो, क्या आपके यहाँ पे कंप्लेंट कमेटी है? डेफिनेटली नहीं होगी। अब मैंने देखा है 90% केसेस में यह एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और दिक्कत की बात यह है कि हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म है जनरल पब्लिक को। ओके, तो रिकमेंडेशंस क्या क्या है, क्या हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो जो सिनेमा में वुमन को कैरेक्टराइज किया जाता है उसको और अच्छा करो कि भाई वुमन को पावरफुल बनाइए, जैसे कि सिविल सर्विस में, लीडर्स में। आप खुद सोचिए कि हमने अगर वो मूवीज़ देखी है दंगल, मणिकर्णिका, तो हम वुमन को कैसे सोचते हैं? एज अ पावर हाउस, राइट? कि डेफिनेटली शी कैन अचीव समथिंग। बट अगर हम उसी टाइम पे सेम मूवीज़ देखेंगे, जैसे कि भाई एनिमल देख ली, कबीर सिंह देख ली, तो आप वुमन को कैसे इमेजिन करोगे? विक्टिम के जैसे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जेंडर अवेयरनेस ट्रेनिंग ली जाइए। ओके, आपको पता है ये सब। रीडिफाइन मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। देखो, आप खुद भी फेमिनिटी की अगर बात करूँ तो कैसे सोचोगे भाई? फेमिनिज्म, फेमिनिटी क्या होती है कि शर्मीली सी लड़की है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है, शांत शांत बैठी है, कुछ भी हो वो सह लेती है, ये फेमिनिटी हो जाती है। मस्कुलिनिटी क्या हो जाती है कि भाई ताकत से किसी से बात करना, अकड़ दिखाना, इट इज़ मस्कुलिनिटी। हमने इस वर्ड को ही ऐसे डिफाइन कर दिया है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मस्कुलिन कैरेक्टर है, मस्कुलिन बिहेवियर है, और वो ऐसा कोई कर रहा है तो ये फेमिनिन बिहेवियर है। इसी को हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा कि ये सही नहीं है, राइट? आगे, क्रिएशन ऑफ वेलफेयर फंड, कि हाँ डेफिनेटली भाई फंड बनाइए जिसके थ्रू आप उसका कुछ वेलफेयर कर पाओ। ओके, ये सब पॉइंट आपको हर जगह पे याद रखने, हाँ, बहुत ज़रूरी है। आगे, वुमेन के लिए क्या क्या हमने अच्छा काम कर दिया है, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1987, फिर विशाखा गाइडलाइंस आई है, विशाखा केस 1997 में। इन शॉर्ट इसमें क्या बोला है, ये देखो, थोड़ी बहुत गाइडलाइन याद रख लो तो अच्छा है, बट इन शॉर्ट विशाखा गाइडलाइन में वो वुमेन के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट होती है उस ना हो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भारतीय न्याय संहिता हमने कानून बनाया है जिसके रिलेटेड चैप्टर 5 पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम की बात को देखता है। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जैसे कि सी बॉक्स, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, फिर मिशन मिशन संबल, मिशन सामर्थ्य, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोशन, बहुत कुछ हमने कर रखा है, ठीक है। पूरा मैं पेज भर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर है पैसिफिक आइलैंड फोरम, उन्होंने इंडोर्स किया है ऑस्ट्रेलिया फंडेड पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव। ओके, सबसे पहले तो पैसिफिक आइलैंड फोरम क्या है वो देख लेते हैं। तो जो भी पैसिफिक के आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे और बड़े भी, उन सब ने मिलकर एक अपना ग्रुप बना लिया जिनका एम था पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पीस, हारमनी और प्रॉस्पेरिटी लेके आना। दैट्स इट, ठीक है। ये आइलैंड कौन कौन से हैं, तो भाई दो बड़े हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फिर छोटे मोटे हैं माइक्रोनेशिया के कुछ स्टेट, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, टुवालू, वेन्नटू, टोंगा, समोआ, पपुआ न्यू गिनी, पलमाऊ, मार्शल, सोलोमन आइलैंड, न्यू, ये सब के सब, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड्स की कंट्री है, सब मिलके सेम फोकस करती है। टोटल इसके अंदर 18 मेंबर्स हैं। ओके, अभी इसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जो प्लान दिया पैसिफिक पुलिसिंग, उनको इन्होंने मान लिया है। दैट्स इट। देख लीजिए पैसिफिक पुलिसिंग क्या बात करता है, तो एलिफेट लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी इन पैसिफिक नेशंस। दैट्स इट। ओके, इश्यूज़ क्या क्या है पैसिफिक कंट्रीज़ के पास? कल ही हमने देखा था सी लेवल राइज कर रहा है पैसिफिक ओशन में, तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिडिफिकेशन, ये हमारे मेन चैलेंजेस हैं। फिर जियोपॉलिटिकल पावर स्ट्रगल, यूएस चाइना के बीच में चलता रहता है। हर कोई चाहता है कि इन आइलैंड्स के बीच में अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया जाए। तो ये पावर स्ट्रगल के बीच में छोटे मोटे आइलैंड फंसते रहते हैं कि भाई चाइना के बाजू आप गए तो यूएस से बिगड़ जाएगा, यूएस की बाजू गए तो चाइना बिगड़ जाएगा, और उसमें दोनों में भी नुकसान तो इनका ही है। और फिर इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग भी बहुत सारी होती है। इन शॉर्ट होता क्या है भाई, जो डेथ क्रिसेंट है, डेथ ट्राइंगल है, वहाँ से ड्रग्स निकलते हैं। इवन अमेरिका से भी ऐसा कुछ नहीं है, पर यूजुअली समझ लीजिए डेथ क्रिसेंट से निकले, फिर यहाँ पे जो आइलैंड्स है ना, यहाँ पे स्टॉपेज ले लेते हैं कि यहाँ पे रुकेंगे, फिर इधर से वरी निकलेंगे और अमेरिका की ओर चले जाएंगे, या फिर उल्टा सुल्टा। इन शॉर्ट इसको यूज़ किया जाता है होल्डिंग पोजीशन के लिए कि भाई इधर रुक लो, आराम कर लो, दैट्स इट। और ये छोटे मोटे आइलैंड है तो यहाँ पे भी करप्शन देखने को मिलता है और खा लेते हैं पैसे, चल जाता है। इंडिया की एंगेजमेंट क्या रहती है पैसिफिक रीजन को लेके भाई?
तो हमने एनर्जी सिक्योरिटी और मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए पे काम किया है। फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को हम चाहते हैं। हमने इनिशिएटिव लिए हैं जैसे कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड ऑपरेशन, इसको फिपिक बोलते हैं, ठीक है। फिपिक ज़्यादा इजीली याद रहता है, ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एंड फिपिक, इंडिया उसके लिए ये काम कर रहा है, ओके। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इन शॉर्ट क्या है, अगर आपका पुराना व्हीकल हो गया है तो वॉलंटरी आप उसका टेस्ट बेस करवाओ, उसको स्क्रैप कर दो, उसको तोड़ फोड़ दो, दैट्स इट, ठीक है। इसको आपको कहाँ पर टेस्ट करवाना है, अगर आपका व्हीकल समझ लीजिए सबसे पहले टेस्ट करवाए, क्राइटेरिया क्या रहेगा, सबसे पहले आपने व्हीकल को टेस्ट करवाया और व्हीकल फेल हो गया और उसके अंदर कोई पार्ट्स बदलना होगा तो वो पार्ट्स बदला जाएगा, और फिर वो पार्ट्स बदलने के बाद भी आपका रिजल्ट सेम ही होता है कि यार ये फिट नहीं है व्हीकल, आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, तो आपको इसको स्क्रैप करना है। स्क्रैप कहाँ पे आप करोगे, तो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के यहाँ पे या फिर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के यहाँ पे, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। ये स्टेशन चेक करेगा, वो स्क्रैप करेगा, दैट्स इट, ओके। और इसके बदले आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट मिलेगा, स्क्रैपेज सर्टिफिकेट। फिर आप जो नई गाड़ी लेने जाते हो उसमें आपको बड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है, ओके। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई, क्या फ़ायदा है इसका। सोचिए, एक कार जो पुरानी हो गई है वो 11 कार के बराबर इमिशन करती है। सोचिए 1:11 के बात हो गई यहाँ पे। सेम एक पुराना ट्रक वो 14 न्यू ट्रक के जितना इमिशन करता है, 1:14 वाला बात हो गया। अब सोचिए कितना ही ज़्यादा इमिशन हो जाएगा। ऐसे अगर 10 कार और 10 ट्रक चल रही है तो अप्रॉक्सीमेटली 200-250 कार और ट्रक चलने के बराबर है ये। इसलिए बोलते हैं कि इसको स्क्रैप कर दो, तो इसके थ्रू हमारा पॉल्यूशन कम हो जाएगा, अराउंड 50 to 20% व्हीकल इमिशन। फिर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली ये ज़्यादा पेट्रोल डीजल खाती होती है। फिर फॉर्मलाइजेशन हमारा अच्छा होगा व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का, और फिर लो कॉस्ट रॉ मटेरियल भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, ओके। अदर्स में बूस्ट जनरेट और एम्प्लॉयमेंट, ओके ओके। स्क्रैपिंग में भी चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो ये जो हम बोले ना कि रजिस्टर व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस, यही हमने पूरे नहीं बनाया है भाई। 60+ RVCF है हमारे पास और 75+ ATS है। इसको पहले ज़्यादा बनाओ भाई, तभी तो काम चलेगा। पूरे देश में अगर इतने छोटे हैं तो कहाँ पे काम चलने वाला है। फिर डिसमेंटल और डिस्पोजेबल हजार्डस वेस्ट भी हम कैसे करेंगे, हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसको आप ऐसे ही एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे तो नुकसान होगा। तो इसको कैसे डिस्पोज करना वो हमें नहीं पता है, मतलब नहीं पता है, मतलब हम ठीक से करते नहीं है। इसके लिए हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट भी नहीं है और ना ही हम उतना इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये भी दिक्कत वाली बात है, ओके। दैट्स इट, यही न्यूज़ में था, ओके। बाकी ये जनरल है कि भाई जो नई गाड़ी आती है कब टेस्ट किया जाएगा, ये वो हटाओ, उसका आपको काम नहीं है, ठीक है। ऐसा इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है कि कितने साल पे टेस्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, कैबिनेट ने भी अक्रू कर दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सबसे पहले यही क्या है उसे ही देख लेते हैं। तो कोई भी मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म आपको इसके अंदर लोन दी जाएगी ताकि आप अपने एग्रीकल्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाओ, दैट्स इट। इसके अंदर मेजर क्या काम होता है, तो आपको इंटरेस्ट सबवेशन मिल जाएगा, इंटरेस्ट की भरपाई थोड़ी बहुत इसकी गवर्नमेंट की तरफ से आती है और क्रेडिट गारंटी मिल जाती है, ठीक है। अगर ये पैसा नहीं चुकाएंगे तो गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट, ओके। तो यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट सबवेशन 3% के आसपास है और क्रेडिट गारंटी 2 करोड़ के आसपास है, ओके। इसमें हम दोनों इश्यूज़ को टैकल करने की कोशिश करते हैं। इश्यूज़ कौन कौन से, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, दोनों को टैकल करने की कोशिश करेंगे। अपस्ट्रीम में क्या क्या, देखो अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कोई भी सप्लाई चेन में या फिर कोई भी प्रोडक्शन की चेन में जो शुरुआती फेज़ पे हो, इनिशियल स्टेजेस पे जो काम हो वो है अपस्ट्रीम काम, और जो लेटर स्टेजेस पे हो वो है डाउनस्ट्रीम काम, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास अपस्ट्रीम में क्या क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या होता है, पानी चाहिए होता है ना, तो भाई हाँ पानी की ही दिक्कत है। हमारे पास इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है ही नहीं। हमारी 51% जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है, 51% वो रेनफेड एरियाज के हो रहा है, मतलब बरसात हुई तो होगा, बाकी नहीं होगा। फिर फार्म मैकेनाइजेशन भी हमारा नहीं है, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अभी समझ लीजिए कि बन चुका है हमारा, फूड ग्रो हो चुका है, तो डाउन स्ट्रीम में प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। मार्केट अगर है तो मार्केट की इंटेलिजेंस नहीं है, और इंटेलिजेंस नहीं हो जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है कॉब वेब फिनोमिनन जैसी। ये एक्चुअली PSR के पार्ट को वाला है। देखो क्या होता है कॉब वेब में कि किसी एक पे कोई इम्पैक्ट होता है ना तो असर सब के ऊपर हो जाती है, दैट्स इट।
इधर क्या है कि इंटेलिजेंस नहीं है फार्मर के पास, तो फार्मर के पास इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी असर कहाँ पे पड़ेगी? डायरेक्ट मार्केट पे पड़ेगी। अब ये असर मार्केट पे पड़ेगी, वो कहाँ पे पड़ेगी? कस्टमर के ऊपर पड़ेगी, और कस्टमर के ऊपर असर पड़ेगी तो अगेन किसके ऊपर असर पड़ेगी? फार्मर्स के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स आर ऑल्सो कस्टमर्स इन मार्केट। ओके, अभी चलो वो चीज़ के नहीं होंगे बट कस्टमर्स तो होंगे ना, इनडायरेक्टली मार्केट पूरी जुड़ी हुई है, राइट। ओके, दूसरा क्या क्या चीज़ें दी है? एक्सपांड हम किसको करेंगे? रिसेंट एक्सपेंशन क्या क्या हमने किया है? तो वायबल फार्मिंग एसेट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जो भी इधर बेनिफिशियर हम उनको अलाउ कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाओ, ये हम सपोर्ट आपको कर रहे हैं। फिर सारे जो प्रोजेक्ट हैं सेकेंडरी और प्राइमरी जो भी हो उन सबको हम जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। और पीएम कुसुम के भी कंपोनेंट है, कुसुम मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इन शॉर्ट जो अपना ये फार्मर है उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर पाएँ, उसके लिए कुसुम इनिशिएटिव है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा, ठीक है। ओके, फिर क्रेडिट गारंटी फंड भी है और नव संरक्षण भी है, नव संरक्षण नाबार्ड की है। ओके, जनरल बात है, ठीक है। अब हमें इनको यूज़ कैसे करना है? तो एग्रीकल्चर के लिए इंडिया क्या काम कर रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, नामीबियन चीता की डेथ हो गई है कुनो नेशनल पार्क के अंदर। दैट्स इट, इतना ही है काम का, देखो खास नहीं है। फिर भी प्रोजेक्ट चीता के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नामीबिया से। ओके, आगे हम प्लान कर रहे हैं कि हम कच्छ में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो बन्नी ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस हम करने वाले हैं। हमने पढ़ा था पहले ही, यहाँ पे लिख देता हूँ यार अगर आपको पढ़ने में आए तो, बन्नी ग्रासलैंड्स। ओके, क्यों ये भाई मर क्यों जा रहे हैं चीताज? तो एक तो बायोरिदमिक चैलेंज है। देखो जो नामीबिया से चीता आ रहे हैं वो कभी क्या होता है, जो हेमिस्फीयर अलग अलग है, ठीक है। देखो नामीबिया अफ्रीकन अगर कॉन्टिनेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो नामीबिया ना कुछ इस तरह पे यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, एकदम नीचे वाले एरिया में यहाँ पे कुछ नामीबिया है, और इंडिया यहाँ पे पड़ता है। इंडिया यार कहाँ पे बनाऊँ मैं, इंडिया कुछ यहाँ पे पड़ता है, इंडिया इन शॉर्ट इम्पोर, यहाँ पे नामीबिया है तो यहाँ पे इंडिया है। दोनों की लोकेशन बहुत फ़र्क पड़ती है, ठीक है। नामीबिया इक्वाटर के बाजू में टच करू है, और हम तो भाई कैंसर के भी ऊपर, कैंसर के हमारे क्रॉस करता है। इक्वाटर क्या भाई, इक्वाटर के नीचे कैप्रिकॉन टच करता है, और हम तो कैंसर के भी ऊपर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो चीताज है ना, वो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है कि हमारे यहाँ पे जब गर्मी आती है तो उस एरियाज़ में चल रही होती है ठंडी, तो ऑटोमेटिकली ये उधर से सेट आए हुए हैं, तो इस टाइम पे के ऊपर यहाँ उनके फर डेवलप हो जाते हैं, मतलब जो उसके स्किन है, इनके बाल उग जाते हैं, ठीक है, थिक हो जाता है बाल, और ये हो रहा है बायोलॉजिकल चेंजेस, और यहाँ पे तो चल रही है गर्मी। यार ठीक से समझा नहीं यार मैं, रुको एक सेकंड। अभी देखो नामीबिया में चीता रह रहा है, इसको आदत है यहाँ पे ही रहने की, ठीक है। यहाँ पे जब ठंडी आती है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसके बाल उग जाते हैं बड़े। अभी इसको आदत हो गई कि हाई भाई जून के आसपास के इसको ठंडी आ जाती है, तो इसको भाई अपने जनवरी के आसपास इसको बाल बड़े हो जाएंगे, और हमारे यहाँ पे आता है जनवरी के आसपास तो बाल बड़े हो जाते हैं। गर्मी में भी इसके बाल बड़े हैं तो गर्मी में इसको और गर्मी ज़्यादा लगती है, इससे भी वो मर जाता है, ठीक है। नामीबिया में था तो दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे अगर उस टाइम पे बाल बड़े हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। ओके, फिर लो प्रे डेंसिटी है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे 22 प्रे मिलते हैं, मतलब हर किलोमीटर के एरिया पे शिकार जो भी चीता के पास अवेलेबल है वो 22 के आसपास है, और एक्चुअली चाहिए कितने, तो 35 से 40 होने चाहिए, ठीक है। ये बायोरिदमिक में ऐसा समझ लीजिए, देखो समझ गया। नामीबिया में देखो विंटर आता है मई से लेकर अक्टूबर के आजू बाजू, ठीक है, इतना लंबा चलता है, और हमारे यहाँ पे क्या चलता होता है मई के आजू बाजू, मई जून जुलाई में एकदम ही गर्मी चलने लगती है, और इनका सेट है कि मई जुलाई के आसपास इनके भाई फर डेवलप हो जाते हैं, बड़े बाल आ जाते हैं, थिक लॉन्ग, और हमारे यहाँ पे गर्मी है तो इनको और गर्मी लगती है और मर जाता है, ठीक है। चलो ऐसे ही समझाना था यार, क्या ही मैं उल्टा सुल्टा चला गया। ओके, करंटली भाई ये जो चीता पॉपुलेशन है उनको मैनेज करने के लिए हमने गांधी सागर और नोरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंसीडर किया है। ओके, बस दैट्स इट, यही न्यूज़ थी। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ये वीडियो इसलिए लेट हुई क्योंकि मेरे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था यार, वाईफाई बंद हो गया था तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था ये, बट ठीक है, आपको बाकी वीडियो इस टाइम पे ही मिल जाएगी। माफ़ करना लेट के लिए, और आपको समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इतना सुनने के लिए आपका हाँ समझना है ना, तो प्लीज़ गाइड मी कि भाई मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, आई विल इम्प्रूव।
इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।